अच्छा, अभी हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स and the concepts that we were doing in the workshop, right? This was the accounting concepts here. हमारे O levels में around 9 concepts हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड पे है ना शॉर्ट लिखा हुआ ना एक्रोनिम BM कैम्प, दिस इज यूज्ड फॉर business entity, materiality, consistency, accruals, money measurement and prudence, ठीक है। इसके लिए यूज होता है ये दी 6। इसको याद करने का तरीका है, इसको एडेक्सेल की बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द ओनर इज ट्रीटेड कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। सो इफ द ओनर takes out any money from the business or takes out goods from the business, he should treat it as an expense, as drawing, sorry. You should treat it as a draw as drawings. तो जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, which accounting concept is being applied when goods drawings are treated as drawings, when the owner takes out the goods and it is treated as drawings of goods. So you guys need to write business entity concept is being applied, ठीक है। If the owner takes out cash or goods from the business for his personal use, it should be treated as drawings. और अगर ओनर ने बिजनेस बैंक अकाउंट को यूज किया है, टू पे फॉर एनी एक्सपेंस, तो उसको भी वो दे शुड ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। मटीरियलिटी क्या होती है? आइटम्स ऑफ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस इवन इफ दे गिव द बिजनेस द बेनिफिट ऑफ अ नॉन करंट एसेट. Also, what is material for one business may not be material for another business. जैसे for example, a calculator is material for small businesses, but it is very immaterial for large businesses, ठीक है। Even calculator would be immaterial for a small business also. But let's say एक laptop है, a laptop is material for small businesses, but for large businesses, जो large multinationals हैं उनके लिए laptop जो होगा वो एक immaterial चीज होगी, ठीक है। So materiality में items of insignificant value should be treated as expenses even if they give the business a benefit of a non-current asset. जैसे stationery है, stationery should be regarded as an expense only. Also, अगर stationery को आप non-current asset की तरह treat करेंगे तो stationery को non-asset की तरह treat करना वो होगा, like उसके अंदर आप depreciation calculate करेंगे और फिर netbook values calculate करेंगे, that would be too much hassle. Or for something this for something that is so cheaply purchased, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स शुड बी कंसिस्टेंटली यूज्ड फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो एक साल अगर आप एक पॉलिसी यूज कर रहे हैं तो अगले साल भी आप वही पॉलिसी यूज करेंगे। यू नॉट अलाउड टू चेंज द पॉलिसीज। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन मेथड्स। इफ यू आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन, यू कीप यूजिंग स्ट्रेट लाइन फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है, इन फ्यूचर। यहाँ पे एक पास पेपर में एक सवाल आया था कि साइमन नाम का क्वेश्चन था और डिप्रिसिएशन पे क्वेश्चन था, और कह रहे थे उसमें कि साइमन थिंक्स फॉर चेंजिंग द डिप्रिसिएशन मेथड, वो शुड ही डू इट। बट उसमें था मोटर व्हीकल्स या मशीनरी थी सवाल के अंदर। तो अगर मोटर व्हीकल्स होता है, मशीनरी होती है, तो उसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अ बेटर चॉइस। यू नो व्हाई? बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जो नेटबुक वैल्यू आती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड दैट इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन यूज करता हुआ आ रहा है तो वो एकदम से पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल डिस्टॉर्ट हिज प्रॉफिट्स। तो इसलिए आपको जो है वो यू हैव टू बेसिकली बी कंसिस्टेंट विद व्हाट पॉलिसी यू आर यूजिंग, ठीक है। इसलिए उसमें आपको एडवाइस देनी थी कि ही शुड नॉट चेंज द पॉलिसी, बिकॉज इफ ही चेंजेस द पॉलिसी that will be against the consistency principle of accounting, ठीक है। Accruals and matching. Revenues of one period should be matched against the costs of the same period, ठीक है। एक साल का अगर रेवेन्यू कोई जनरेट हो रहा है तो उसी साल उसका एक्सपेंस आपको एक साल का ही शो करना है। अगर 12 मंथ्स का रेवेन्यू है, 12 मंथ्स का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द सर्विस इज यूज्ड रादर देन व्हाट यू हैव पेड। सो व्हाट यू हैव पेड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपेंस, what you have used is important. So for example, you have prepaid, right? So prepaid does not go in the income statement. Why? Because आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एक्स्ट्रा पे किए जो आपने यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपेंस यूज अप किया है लेकिन उसके लिए पे नहीं किया तो दैट इज एन ओइंग एक्सपेंस, ठीक है। ओइंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी
आपके जो है वो आप उसको इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं एज एन एक्सपेंस, ओइंग एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं उसको आप। ओइंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड करते हैं बिकॉज वो आपने यूज कर लिया होता है, एज एक्सपेंस यूज कर लिया होता है। तो इवन इन केस ऑफ इनकम्स, जो आपको पैसे मिले हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपने सर्विस दी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सर्विस दी है देन दैट बिकम्स योर इनकम, ठीक है। इसी तरह फॉर गुड्स, अगर गुड्स आप बेच रहे हैं तो गुड्स बेचते हैं तो कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, कोई बता सकता है मुझे? जब हम इन्वेंट्री बेच रहे होते हैं तो व्हेन इज इट काउंटेड एज रेवेन्यू? मीन्स जब गुड डिलीवर होता है, जब वेरी डिलीवर होने के गुड, बाद। वाओ माशाल्लाह। whenever goods change hands, like from buyer to the seller, अगर goods चले गए, that is when revenue is counted. So revenue is not counted when you are getting the money, but revenue is counted when goods change hands and they are delivered to the buyer. So from seller to the buyer, ठीक है। पहले शायद मैंने buyer to the seller कहा है, seller to the buyer, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल्स का एक्सटेंशन ही है ये रियलाइजेशन। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि गुड्स इन सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन इन्वेंट्री एक्चुअली चेंजेस हैंड्स, rather than the money, rather than when you receive the money. So when you receive the money is not the moment when you record revenue. You record revenue when inventory is हमारे वेयरहाउस से बायर के वेयरहाउस पे चली जाए, सही है। अच्छा, प्रीपेड एंड ओइंग एक्सपेंस इसका एक एप्लीकेशन है, डिप्रिसिएशन इसकी एप्लीकेशन है। तो इफ वन एसेट हेल्प्स मी जनरेट रेवेन्यू फॉर 1 year, आई शुड रिकॉर्ड द लॉस इन द एसेट ऑफ 1 year ओनली, ठीक है, इन द एक्सपेंसेस सेक्शन। फिर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक एप्लीकेशन है। सो रेवेन्यू, लेट्स से देयर इज रेवेन्यू ऑफ, from revenue of 2024, let's say I expect that some people will not pay me. So in the same year, I will show the expense in the form of provision. ठीक है, हालांकि provision is not an actual expense, but because I'm expecting that from 2024 revenue, some people might not pay me. So the same year I will show an expense. ठीक है, अच्छा। Next concept देखें, money measurement. Money measurement concept says that accounting records will only have information which has a monetary value. सही है। आइटम्स दैट कैन नॉट बी गिवन अ मॉनेटरी वैल्यू विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। आज मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी कल रात को, मेरी फेवरेट वीडियो है वो वाली, मैंने शॉर्ट जो बनाया था वो। इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, सही है। आप अपने मैनेजर, हाउ कॉम्पिटेंट इज द मैनेजर, कैन नॉट बी गिवन अ वैल्यू बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, सही है। सब्जेक्टिव चीजें होती है ना, मोस्टली ओपिनियनेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ गुड ऑफ अ टीचर आई एम, सही है। हर बच्चा अलग वो देगा, ये सब्जेक्टिव है ना। इट्स अ पर्सन टू पर्सन की उसमें डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। सो कॉम्पिटेंस ऑफ अ मैनेजर और मोटिवेशन ऑफ द लेबर फोर्स, ठीक है। माई लेबर, हाउ मोटिवेटेड इज माई लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। या हाउ motivated are they to be more efficient, be more productive, be on time to work, etc etc, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे कस्टमर लॉयल्टी कैसे आप मेजर करते हैं। यू कांट मेजर इट, यू कांट गिव इट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता तो नहीं होगा ये, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कुछ चीजें होती हैं सोशल साइंसेस की जिसके अंदर आप जो है यू कांट टेल एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल डेटा नहीं होती उसके अंदर, बट लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड सो दैट पीपल कैन टेक आउट न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम इट। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे सर्वेज हम फिल करते हैं ना कोई रेस्टोरेंट में जाके, तो अक्सर वो हमसे न्यूमेरिकल डेटा ले रहे होते हैं, जैसे रेट फ्रॉम 1 to 10 के हमारी सर्विस कैसी है, या रेट टू फ्रॉम 1 to 10 के हमारा एम्बियंस कैसा है। ऑल ऑफ दिस दे ट्राई टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर ऑब्जेक्टिव, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा ले रहे होते हैं आपसे, सही है। अच्छा, क्योंकि ये चीजें सब्जेक्टिव है इसलिए इनका आपको कुछ कह नहीं सकते अकाउंटिंग। और ये दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन में से एक ये लिमिटेशन है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते, तो हम उनको नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, द बिजनेस शुड नॉट ओवरस्टेट इट्स एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड डू नॉट अंडरस्टेट इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जो है वो फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही अकाउंट फॉर करना होता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है बेसिकली प्रूडेंस की। एक इररिकवरेबल डेट्स है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ठीक है। इररिकवरेबल डेट्स मींस दैट
let's say someone trade receivable has been, bankrupt हो गया और उसके बारे में पता चल गया, तो now you need to record that as an expense. You can't keep that as your trade receivable anymore, because वो trade receivables को अगर आप उसको रहने देंगे तो आपके profits जो होंगे वो overstate हो जाएंगे, और trade receivables भी एक overstated value पे show होंगे. सही है. इसी तरह provision for doubtful debts, अगर आप provision for doubtful debts create करते हैं, so you show an expense for provision, which will also be subtracted from the trade receivables value in the statement of financial position. So now that means that your assets are shown at a realistic value, and your profits are also shown at a realistic value. Okay, so your accounting information should show a realistic picture of the business. Okay, अच्छा, prudent word itself means to be careful or cautious. ठीक है, cautious पता है ना आप लोगों को? कभी कभी मॉल्स में जाते हैं, वो नहीं होती, सफाई हो रही होती है, पानी गिरा हुआ होता है, तो दे पुट दैट येलो थिंग एंड उस पे लिखा होता है कॉशन, ख्याल से गिर ना जाए आप. कॉशियस जो इसमें है ना, कॉशियस होने का मतलब ये है कि फ्यूचर लॉसेस का आप पहले से ही अकाउंट फॉर कर लें, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आपको लॉस होगा. ठीक है. अच्छा, एक तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब दोनों में से जो है ना लो है, राइट. आपको कॉस्ट अगर कम है तो कॉस्ट पे वैल्यू इन्वेंट्री करनी है, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे इन्वेंट्री करनी है. ठीक है, वैल्यू अभी मैं थोड़ी देर में करा रही हूँ आपको, ये इसकी एक सेपरेट वर्कशीट है. सही है. उसके अंदर आप कैलकुलेट करते हैं एनआरवी, और आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन यू सिलेक्ट व्हाट क्या कैलकुलेट करते हैं? एनआरवी कैलकुलेट करते हैं और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. एनआरवी के नेट नेट रियलाइजेबल. रियलाइजेबल. जी जी जी, मैं भी करा रही हूँ. तो इन्वेंट्री को नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, लेकिन दोनों में से जो कम होता है उसको आप सिलेक्ट करते हैं. सही है, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए. Last thing, next principle here is realization. Sale is recorded when the legal title of goods is passed from the seller to the buyer. Again, जिस तरह सारा ने कहा था, जब डिलीवर होते हैं goods तब उसको सेल्स रिकॉर्ड करते हैं. सही है. एप्लीकेशन इज क्रेडिट सेल्स इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज आपने उधार पे बेचा है लेकिन आपकी इन्वेंट्री तो चली गई है ना उसके कस्टमर के वेयर हाउस पे, देन दैट इज रेवेन्यू. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि हमारा इनकम स्टेटमेंट अक्रूअल्स प्रिंसिपल पे बनता है, कैश प्रिंसिपल पे नहीं बनता. तो अक्रूअल्स प्रिंसिपल पे अगर बन रहा है तो दैट मीन्स कि हम जो है वो रेवेन्यू विल बी बोथ क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स. So all the profit that you see on your income statement is not what is cash. ठीक है. अच्छा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है? द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसीएबल फ्यूचर. ठीक है, मतलब फ्यूचर में हम जो है वो वी विल स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट. देयर इज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग द बिजनेस. ठीक है, देयर इज एन इंटेंशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल ऑफ दिस एनी एप्लीकेशन इज कि non-current assets are valued at net book value rather than market values. Why? Because market values keep on changing, and market values जो हैं वो मार्केट वैल्यूज जो होती हैं वो एक तो ये दे कीप ऑन चेंजिंग, एंड देन मार्केट वैल्यूज, अगर लेट से मुझे अपना फोन बेचना हो तो मैं 5 लोगों से पता करूंगी ना कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं उसके अगेंस्ट, राइट. सो एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यूज come into the picture when you have the intention of selling the business. If you don't have the intention of selling the business, then market value will not come into this I mean, then you don't need to know the market value, and you don't need to value your assets at market value. ठीक है. Duality क्या होती है? Every transaction has two effects. ठीक है. For every debit entry there is a credit entry. So if there is some transaction जिसकी वजह से आपने एक अकाउंट में डेबिट किया है, आप उस ट्रांजैक्शन की वजह से दूसरे को अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे. ठीक है. तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको. ठीक है. सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एक्चुअली क्या कहते हैं, डुअलिटी. ठीक है. एक सवाल मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था जर्नल एंट्री बनाओ, डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री, उसके नीचे लिखा हुआ था व्हाट कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड. तो आप लोग क्या लिखेंगे? डुअलिटी लिखेंगे ना, क्योंकि डबल एंट्री बनाई है इसमें. सही है.
अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर इनिशियली रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस। मतलब मैंने कितने का खरीदा था एसेट, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जब मैंने खरीदा था तो कितने का खरीदा था। अच्छा, टू शो अ रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट द बिजनेस विल वैल्यू इट एट नेट बुक वैल्यू। बट नेट बुक वैल्यू मतलब डिप्रिसिएशन निकालने के बाद? जी जी, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद। अगर आप लोगों को याद हो, हमने डेप्रिसिएशन में ये पढ़ा था कि मोटर व्हीकल्स का जो अकाउंट होता था वो कॉस्ट पे मेंटेन होता था। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन था कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एट स्टार्ट, और यहाँ पे हम लिखते थे बैंक, और यहाँ लिखते थे हम परचेज ऑफ अ न्यू एसेट। तो नया एसेट खरीदते थे तो उसकी कॉस्ट लिखते थे, यहाँ डिस्पोजल लिखते थे, और यहाँ हम लिखते थे कॉस्ट ऑफ दैट एसेट विच वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ। मेरा केबल खराब हो गया ऑलमोस्ट, अभी मैं उस पर हाथ रखती हूँ ना, गायब हो जाता है। बैलेंस कैरिड डाउन इज कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, खराब होने वाला है, मतलब खराब होने की उसमें है। लेकिन इंशाल्लाह आई आस्क माय सिस्टर टू गेट अनदर वन। केबल मतलब? ये जो केबल नहीं होता, मैक टू मैकबुक टू आईपैड का केबल जो होता है, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग इससे ही होती है ना। मैकबुक से आप कनेक्ट करना है आईपैड एंड देन यू शेयर योर स्क्रीन। तो आप मैकबुक से क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैं मैकबुक से ही ज्वाइन हुई हूँ। आईपैड जो है वो मैकबुक से ज्वाइन किया हुआ है टू शो इट अच्छा, स्क्रीन और शेयर। आपका आईपैड लाइटनिंग केबल है? जी जी, लाइटनिंग केबल है। अच्छा, नॉन मतलब करंट एसेट यूएसबी सी नहीं है ना? यूएसबी सी नहीं है। जी जी जी, दोनों साइड अच्छा। यूएसबी सी नहीं है, वन साइड यूएसबी सी है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स टी अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इट्स आल्सो कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो पूरा एसेट का अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है। सही है। अच्छा, ये जो है ये एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन नॉन करंट एसेट्स की प्राइसेस भी चेंज होती हैं ओवर टाइम। बट ऑब्वियसली बिकॉज हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं, तो हम वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स शो नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आखिरी में जो बुक में यूज करती हूँ उसके बिल्कुल आखिरी में लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरे एक चार ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक मिनट, 4 अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉलिसीज, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मैं बता दूं। एक तो ये 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। उसके बाद 4 होते हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वैसे आप लोग ओ लेवल्स में हैं तो उसको बहुत डीप में नहीं करते, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं उनको बहुत डेप्थ में ये पता होना चाहिए सारे स्टैंडर्ड्स। सो स्टैंडर्ड्स से पता चलता है कि किस चीज की ट्रीटमेंट आपको कैसी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये एसेट, शायद मॉक, जो स्कूल में मॉक होया था उसके एमसीक्यू वाले में आया था। एमसीक्यू में हमेशा होता है 35th एमसीक्यू उसके ऊपर होता है, 35th या 34th। हमेशा आपने ये नोट यही किया कि था। कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज जो होते हैं वो एंड में आ रहे होते हैं, एंड की तरफ आ रहे होते हैं कॉन्सेप्ट्स के। 35th, 35th था शायद। 35th होता है नॉर्मली, मैंने देखे हैं बहुत सारे पास पेपर्स में इस पे आता है एमसीक्यू। अच्छा, व्हाट आर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? Financial statements should be prepared using same rules and guidelines which are internationally available. So these are guidelines that are laid out so that people follow these and then make financial statements. उसकी reason क्यों है? ताकि ये 4 objectives जो हैं वो meet होंगे। सही है इससे। तो क्वालिटी इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 4 फैक्टर्स। कंपेरेबिलिटी, अगर सबने आईएएस फॉलो किया है तो इट इज वेरी इजी टू कंपेयर वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। तो उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत कंपेयर। आईएएस क्या होता है? अच्छा आईएएस अच्छा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में दिए होते हैं, वैसे आप लोग इसमें इतना नहीं है।
ये इंश्योर करता है कि ये 4 चीजें हों आपके ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन आईएएस एक्चुअली क्या है, आईएएस अलग अलग किस्म के हैं, IAS 1 IAS 2 इस तरह से दिया हुआ होता है। ए लेवल्स में पढ़ाते हैं IAS 1 IAS 2। एक सेकंड रुको मैं बताती हूँ। अच्छा, व्हाट इज IAS 1? 1 सेकंड। IAS 1 says presentation of financial statements, sets out all the overall requirement of financial statements, including how they should be structured, the minimum requirements of their content, and overriding concepts such as going concern, the accrual basis of accounting, and the non-current, current and non-current asset distinction. This standard requires a complete set of financial statements to comprise statement of financial position, a statement of profit and loss, other comprehensive income, a statement of changes in equity, and a statement of cash flows is taught in A levels, not in O levels. सही है? अच्छा, फिर ये लोग बता रहे हैं IAS 1 was reissued in September 2007 and applies to annual periods beginning on or after 1st January 2009. 2009 से अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है? अच्छा, एक चीज है IAS और दूसरा है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। IAS 2 जो है वो इन्वेंट्रीज के बारे में, इन्वेंट्रीज कंटेन्स द रिक्वायरमेंट्स ऑन हाउ टू अकाउंट फॉर मोस्ट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री. The standard requires inventories to be measured at lower of cost and net realizable value and outlines acceptable method of determining cost. हमारे पास determining cost determination के भी 3 methods होते हैं, सही है? वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ऑफ कोर्स वो ए लेवल्स में। उसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब या तो आप एवरेज पे करें या अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप किस बेसिस पे वैल्यू करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री की भी प्राइस चेंज होती रहती है, राइट? तो आप क्या कॉस्ट लें, व्हाट शुड यू टेक एज अ कॉस्ट, ठीक है? तो वो उसमें ये लोग ये पढ़ाते हैं IAS 2 में। और IAS 2 को बहुत डिटेल्स में यहाँ पे इन्होंने बताया, बहुत डिटेल में। IAS 23 is on borrowing costs. IAS 18 is revenue addresses revenue recognition for the sale of goods. When inventory is sold and revenue is recognized. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब इन्वेंट्री सेलर से बायर की वेयरहाउस पे चली जाए, that is when revenue is recognized, ठीक है? अच्छा, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स IAS को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, सही है? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर टू इंश्योर दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड नॉट मिसलेड, ठीक है? क्योंकि अकाउंटेंट्स बहुत सच्चे लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू बी, it's not allowed for accountants to present any false information in the financial statements. All financial information should be truly presented, ठीक है? अच्छा, अब comparability is one objective that will be fulfilled, ठीक है? अब एक बिजनेस है, उसने सारे IAS फॉलो किए हुए हैं और दूसरे ने भी सारे फॉलो किए हुए हैं, so now they are comparable, ठीक है? अच्छा, the information contained in financial statements can be useful if it can be compared with similar information about the same business for another accounting period or at some another point in time. It is also useful to be able to compare the information with similar information about other businesses, ठीक है? Other business, तो या तो मेरे competitor के साथ मैं अपनी information को compare कर सकती हूँ अगर हम लोग ने financial standards follow किए हैं तो। अच्छा, in order to make comparisons, it is necessary to be aware of any different policies used in the preparation of financial statements, such as different policies for depreciation. People might have used different policies for depreciation, ठीक है? Comparability हो गया, फिर relevance हो गया. Financial statements provide information about a business's financial performance and position. These can be used as a basis for financial decisions. तो relevance मतलब ये होता है कि हमारे लिए relevant कब है financial decision लेना? अगर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं लिमिटेड कंपनीज के, नॉर्मली सेमी एनुअली भी ना वो उसको वो कर रहे होते हैं, इशू कर रहे होते हैं, और एनुअली भी इशू कर रहे होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर. व्हाई? बिकॉज when the shareholder has to make a decision, they have the information and they'll base their decision on that information. So what I mean here is कि आप लोगों को जब लोगों के लिए रेलेवेंट हो तब वो उनके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए. से इट इज important that information is provided in time for these decisions to be made. Information not available when required is of little use. It is also important that the information is relevant to the users of financial statements.
This means that it can be used to confirm or correct prior expectations about past events and also help forming, revising, or confirming expectations about future. Acha. So relevance is when it is the time to make a decision, information should be available. ठीक है? Reliability क्या होती है? आपको जो है वो reliability itself क्या होती है? कि कोई the information does not have any false presentation of anything. ठीक है? या जो है information जो है misleading ना हो. अच्छा, capable of being depended upon, क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेशन देख रही हूँ तो वो बिल्कुल सच होनी चाहिए. सही है? उसके अंदर कोई वो नहीं होनी चाहिए. I mean, it should not be some false information that is given in the financial statement. Capable of being independently verified means someone else can also verify it. Free from bias, मतलब जैसे अगर मैं अपने नॉन करंट एसेट्स को आर्टिफिशियली ज्यादा शो कर दूं, इट्स रॉन्ग ना. इट शोज कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा वर्थ का है और इन रियलिटी वो ना हो. सही है? फ्री फ्रॉम सिग्निफिकेंट एरर्स, prepared with suitable caution being applied to any judgments and estimates which are necessary. ठीक है? Prudence concept. Reliability होनी चाहिए and understandability. So it is also assumed कि हमारा जो देखने वाला इंफॉर्मेशन देखने वाला बंदा जो है ना, उसको भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है. सही है? तो जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है, अगर मैं एक काफी है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, बट लाइक इफ समवन a chartered accountant would have more knowledge, na, of course. लेकिन knowledge में of course you have someone above you, but what I mean is that if I look at the financial statements, I'll be obviously I'll easily see कि अच्छा ठीक है, ये information है, ये gross profit है, ये profit for the year है. और अभी माशाल्लाह से आप लोग भी, आपने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा? मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था फाइनेंस, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ फाइनेंस. मोहम्मद, मैं बहुत भूल गई हूँ. मैंने यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने लिटरली शेयर्स के 5 साल के वो ट्रेंड्स पे हमने एक एक कैलकुलेटेड फिगर होता है. अगर आप लोग में से किसी ने स्टैट्स पढ़ा है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ाते हैं, और आपको इन सब चीजों की वैल्यूज की जरूरत होती है ये बताने के लिए कि अच्छा ये स्टॉक जो है, ये शेयर पर्टिकुलर शेयर है, इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसकी पूरी एक स्टडी होती है जो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट्स करते हैं. ठीक है? अच्छा, आई लाइक माई जॉब बेटर देन दैट जॉब, ऑल्दो मुझे बहुत मजा आया था वो प्रोजेक्ट बनाने में. However, information should not be omitted from financial statements because it is decided that it is too difficult for users to understand. तो बहुत सारी information available होनी चाहिए, and it should be presented in such a way that it can be understood by the viewers of financial information. सही है? तो इस समझने में आसान होनी चाहिए. इसीलिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है. मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, वो मुझे कहते थे मिस ये क्या फॉर्मेट, हम तो ऐसे ही प्रॉफिट निकाल के आपको बता सकते हैं. मैं बोला बेटा ऐसे ही मुझे नहीं निकलवाना है, तो कोई भी निकाल लेगा. तो क्या आप अपना बिजनेस जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप अलग तरीके से निकालेंगे, फिर कोई और अलग तरीके से निकालेगा, तो देखने वाला कैसे समझेगा? देखने वाले को तो एक प्रेजेंटेड फॉर्मेट में होगा तभी सही से समझ में आएगा ना. अच्छा, so these are 4 objectives of international accounting standards. 4 accounting objectives. Okay, these are 4 accounting objectives. ठीक है? अच्छा, ये भी important है for exam. And then there is this thing called inventory valuation. और बच्चों ये मेरे लिए, ये मुझे बहुत बच्चों के लिए बहुत important है. What is the basis of inventory valuation? अभी मैंने बताया था prudence concept के हिसाब से you're not allowed to overvalue your inventory, you're not allowed to overvalue your assets, you're not allowed to overvalue your profits. ठीक है? What is the cost of inventory? You should know. Cost मतलब खरीदने की price, so purchase price plus carriage inwards. ठीक है? तो आपने अगर carriage inwards incur किया है to bring the inventory to your warehouse, so that is included in your cost. ठीक है? अच्छा, ये cost calculate करने का फॉर्मूला है. net realizable value क्या होती है? selling price minus selling cost. ठीक है? या फिर
अगर इन्वेंट्री डैमेज हो गई है तो सेलिंग प्राइस माइनस रिपेयर कॉस्ट, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डैमेज्ड इन्वेंट्री को आप रिपेयर करेंगे तभी वो सेल हो सकेगी, वरना वो सेल नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, इन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड, तो इन्होंने कहा है कि अगर इनकरेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी तो उससे क्या क्या चीजों पे इफेक्ट जो है उसका आएगा, ठीक है। अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया मींस यू हैव सबट्रैक्टेड अ बिगर वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गया, अंडरस्टेट हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गया तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, बिकॉज प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर देंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अच्छा, जो इफेक्ट इसका है वो इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवरस्टेट हो जाएगा। और कैपिटल कैसे ओवरस्टेट हो जाएगा, कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स। तो अगर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है तो कैपिटल एट एंड भी ओवरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। और इफेक्ट ऑन एसेट वैल्यूएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट सेक्शन में लिखते हैं ना, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होगी तो हमारे एसेट्स भी ओवरस्टेट हो जाएंगे, करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड। अगर कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट कर दी, सही है, तो इसका मतलब हमारा हमने छोटी वैल्यू माइनस की है, सो दैट मींस माय कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी ओवरस्टेटेड, my gross profit will become understated, and इसका इफेक्ट जो है वो यहाँ आएगा और हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर भी अंडरस्टेट हो जाएगा, सही है। और फिर कैपिटल जो है वो भी अंडरस्टेट हो जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर अंडरस्टेटेड है तो कैपिटल एट एंड भी अंडरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होता है ना कैपिटल में, तो कैपिटल एट एंड अंडरस्टेट हो जाएगा। और एसेट वैल्यूएशन अगेन अंडरस्टेटेड, व्हाई, बिकॉज करंट एसेट्स के सेक्शन में आपने एक छोटी वैल्यू लिखी होगी, लाइक लेस देन व्हाट यू वर सपोज टू, सही है, फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री बिकम्स ओपनिंग इन्वेंट्री दिस ईयर। लास्ट ईयर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड थी तो आप लोगों को ये पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है प्रॉफिट से। क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो ना करने की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो रहे हैं, एसेट्स ओवरस्टेट हो रहे हैं। अगर आपने अपने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया तो प्रॉफिट्स एंड एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है तो इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री वो बन जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है तो ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री ऐड की है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी अंडरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, कोई समझा सकता है क्यों? अच्छा चले मैं समझा देती क्योंकि हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लेते, क्लोजिंग हूँ। इन्वेंट्री लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये तो इसका आंसर, ये तो एक्चुअली इसका आंसर है कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं लिखते। लेकिन सारा लास्ट ईयर I overstated my closing inventory, because of that my profit got overstated, right? This year that became my opening inventory. Now my profit is understated. So last year's closing capital was overstated. This year's profit is understated. So overstatement cancels off with understatement, and then closing capital this year will be the right value. समझ में आया सबको या नहीं? बस वापस एक्सप्लेन कर लें। हाँ हाँ, वापस एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मेरा कैपिटल एट एंड ओवरस्टेटेड था क्योंकि प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था, ठीक है, लास्ट ईयर का कैपिटल। तो दिस बिकम्स माय ओपनिंग कैपिटल ऑफ दिस ईयर, सही है, कैपिटल एट स्टार्ट बन जाएगा ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल विल बिकम कैपिटल एट स्टार्ट दिस ईयर। इस साल का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया, तो लास्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल ओवरस्टेटेड है एंड दिस ईयर्स प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, सो ओवरस्टेटमेंट विल कैंसल ऑफ विद द अंडरस्टेटमेंट, and there will be no effect on closing capital of current year, जिसमें अभी हम, सही है, सबको समझ आया या नहीं? जोया समझ में आया? यस मैम, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा, अच्छा, नहीं वैल्यूज से सही समझ में आ जाएगा बस अगर फिर
एक दफा फिर से समझा दो। चलो एक दफा फिर से समझाती हूँ। लास्ट ईयर में क्या किया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया था, सही, ज्यादा दिखा दिया था, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया था। जब प्रॉफिट हमने ऐड किया कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल एट स्टार्ट जो था लास्ट ईयर का प्लस ओवरस्टेटेड प्रॉफिट ऐड किया, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल भी ओवरस्टेट हो गया उसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जब हम शुरू करेंगे तो लास्ट ईयर का ओवरस्टेटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की ओवरस्टेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। जब इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवरस्टेट हो जाएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर भी अंडरस्टेट हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल ओवरस्टेटेड है, इस साल का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है, तो लेट्स से लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल 100 से कम है और इस साल, सॉरी 100 से ज्यादा है और इस साल का प्रॉफिट 100 से कम है, सही है। तो +100 -100 will be 0, right? Because last year's capital is overstated and this year's profit is understated. सही है, so let's say last year's capital is overstated by 100. This year's profit is understated by 100. तो इसका मतलब हम अगर कैपिटल में ओवरस्टेटेड कैपिटल एंड अंडरस्टेटेड प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तो वो +100 -100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और उसका जो इफेक्ट होगा वो नहीं आएगा क्लोजिंग कैपिटल इस साल, सही है, इफेक्ट रिमूव हो जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा आप दूसरी चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश जिस करते पे हैं। आपने वीडियो बनाई है, जी जी बनाइए। अच्छा वो भेज देंगी ग्रुप पे, उसका नाम। इस क्लास की वीडियो देखना ना तुम, इस क्लास में तो मैंने 2-3 दफा समझा दिया ये अभी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है? ये टेबल अपने सामने रखो, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छा तुम सिर्फ ये याद रखो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से क्या रिलेशन है, बस। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। ये इतना नहीं आता एग्जाम के अंदर, ये छोटा सा पार्ट है, अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को क्या क्या आता है, कितना आ ठीक है। सकता है। जब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री ओवरस्टेट होएगी तो प्रॉफिट ओवरस्टेट होएगा, जब वो अंडरस्टेट होएगी तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेट होएगा। जी सही है, ठीक है। अच्छा लास्ट ईयर की अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड थी तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड था, ठीक है। लास्ट ईयर की अंडरस्टेटेड इन्वेंट्री हमारी इस साल की ओपनिंग अंडरस्टेटेड इन्वेंट्री बन गई, सही है। तो इसका मतलब इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गया क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवरस्टेट हो गया। अगेन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लास्ट ईयर का कैपिटल अंडरस्टेटेड था और इस साल का प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, तो अंडरस्टेटमेंट इज बीइंग कैंसल्ड विद ओवरस्टेटमेंट, ठीक है। एंड नाउ द कैपिटल एट एंड इज द करेक्ट कैपिटल एट एंड, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज, इफेक्ट ऑन एसेट वैल्यूएशन। सारा ने बिल्कुल सही बताया था, सारा थी ज्यादा थी समझ नहीं आया वैसे, लेकिन सारा ने बिल्कुल सही बताया था कि जो एसेट वैल्यूएशन होगी ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम नहीं लिखते हैं, हम तो क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय एसेट वैल्यूएशन। Okay, this is the next question. Nala is a trader who buys and sells stationery. She provided the following information about an inventory at 28 February 2022. ठीक है, ये बहुत recent papers से है। अब आपको देखें कैरेज इनवर्ड और कॉस्ट दिया है इन्होंने, इसमें तो सिर्फ कॉस्ट जो है वो ये है। सेकंड वाले में पैक्स ऑफ एनवेलोप्स में हमारी कॉस्ट जो है वो 6.5 होगी, 5.5 + 1। नोट पैड्स में हमारी होगी कॉस्ट 6 और 3.5 होगी फॉर बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स, सही है। इसके बाद सारी स्टेशनरी है। अच्छा एनआरवी क्या होगी, एनआरवी फर्स्ट केस में $8 होगी, सेकेंड केस में 8.5 होगी, वाई सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सही है। फॉर नोट पैड्स इट्स $5, फॉर बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इट्स $6। अच्छा पैक्स ऑफ पेपर को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे या एनआरवी पे वैल्यू करेंगे?
कम क्या है? मैम आप रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन के? बेटा टैक्स ऑफ पेपर को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे या एनआरवी पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पर वो कम। कॉस्ट पर करेंगे जी, जो कम है दोनों में से उसको सिलेक्ट करेंगे। पैक्स ऑफ पेपर को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। पैक्स ऑफ एनवलप्स को हम किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट कम है या एनआरवी कम है? अगेन कॉस्ट कम है, कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, एनआरवी पे नहीं करेंगे। ठीक है, नोट पैड्स को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे या एनआरवी पे, सेलिंग प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट। NRV. $5 is less than $6. Cost in this case is $4 was the cost and carriage was $2. But its selling price is only $5, so we'll take $5. ठीक है, NRV पे वैल्यू करेंगे। बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे क्योंकि कॉस्ट 3.5 है और 3.5 इज लेस देन 6। सही है, तो अब हम इस तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं बताती हूँ आपको। 240 into 4.5 for packs of paper. Then we'll do 225 into 6.5 for packs of envelopes. And then we'll do 150 into 5 for notepads. And for boxes of pencil, we'll do 96 multiplied by 3.5. सही है, इसका आप लोग आंसर निकालेंगे, फिर सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू। और ये 6 मार्क्स का ही आता है ज्यादातर। ये कैसा सवाल है? वैसे 5-6 मार्क्स से ज्यादा आ नहीं सकता है वैसे। कम आ सकता है। ये मतलब वैसे कॉस्ट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जो कम होता है उसको हम लेते हैं। लेकिन आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना, कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस कैरेज। और एनआरवी जी का जी फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, टैक्स सही ऑफ है एनवलप्स की एनआरवी ये है 8.5। जी। इसका आंसर 750 आएगा। एंड 96 इंटू 3.5 इज 336। ये भी थ्योरी में आएगा या ये पेपर 2 थ्योरी नहीं है बेटा, ये कैलकुलेशन है। अच्छा, ये पूछ रहा था। मतलब इसके अलावा 5 मार्क्स की थ्योरी अलग से आएगी मिनिमम। 5 मार्क्स की थ्योरी तो हर सवाल के अंदर एक्सपेक्ट करो। हर सवाल के अंदर 5 मार्क्स की थ्योरी होती है। और ज्यादातर बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही अप्लाई करना होता है ना। नहीं, अकाउंटिंग होता है यार उसके अंदर, जहां आप कैलकुलेशन शो कर सकते हैं ना। यस, आई एग्री कि समवट बिजनेस भी होता है, लेकिन बिजनेस से थोड़ा हट के अकाउंटिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिमिटेड कंपनीज में किया था कि डिबेंचर इशू करें या ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें। हम्म। सही है, वो बहुत स्पेसिफिक है अकाउंटिंग के मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बिजनेस में इतना नहीं है जितना अकाउंटिंग में अच्छे से पढ़ाते हैं, डिबेंचर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी। ठीक है मोहम्मद। अच्छा, ये आंसर आ गया 4628.5। दिस इज माय स्टेट विच अकाउंटिंग, स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज्ड टू वैल्यू इन्वेंटरी। अभी पढ़ाया है। प्रूडेंस। प्रूडेंस, वेरी गुड। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगेन ऐसा इंफॉर्मेशन आ गई, देखो। रानी इज अ ट्रेडर, ये भी रीसेंट पेपर से है। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री ए और इन्वेंट्री बी और इन्वेंट्री सी, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोई ज्वेलरी सेलर होता है तो वो बेचते हैं ना, जैसे वो अगर एंकलेट्स इज अनदर आइटम, देन देयर मिस इज अनदर आइटम कॉल्ड। जी, ये इन्वेंट्री आइटम बी में कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम हो जाएगी। यस यस।
तो सेलिंग एनआरवी यहाँ 18 होगी, एनआरवी यहाँ भी 18 होगी, और एनआरवी यहाँ 14 होगी। और यहाँ पे कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट तो मुझे एक बात बताएं, फर्स्ट वाले में हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, सेकंड वाले में हम दोनों में इनडिफरेंट है, मेरे पास दोनों सेम है तो कॉस्ट ले लेती हूँ मैं, और थर्ड वाले में कोई आप भी ले एनआर सकता है ना सेकंड वाले में? कोई भी ले सकते हैं। थर्ड सही है। वाले में आप 14 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 14 कम है और 15 ज्यादा है। सही है, तो अब आप ऐसे करेंगे, ए को कैसे वैल्यू करेंगे, 110 18 इन 70, 17 into 110, बी को कैसे वैल्यू करेंगे, 85 इंटू 18 into 85, और फिर सी को 90 कैसे वैल्यू into करेंगे, 14, 90 इंटू 14। 14। सही है, इसको निकालो क्या आंसर आता है, 770, 85 इंटू 18, 1530, 90 इंटू 14, 1260। 4660। 3560 नहीं है, यही है। रीचेक कर ले। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है रानी की, ठीक है, ये 3560 है जो आपने वैल्यूज निकाली है इससे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात है, इन्होंने आगे आपसे कहा है कि रानी later discovered that she had an amount of inventory of item D at 31st March 2020. This originally cost $1660, ठीक है। She considered this inventory to be obsolete. Obsolete inventory की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सही है, ऑब्सोलीट मतलब खराब। खराब, जी, खराब इन्वेंट्री की वैल्यू जीरो होती है। सही है, अब मुझे बताएं, एक्सप्लेन टू रानी हाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम डी अफेक्टेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अफेक्ट तो नहीं किया क्योंकि वैल्यू ही जीरो है। नहीं, you will say if you value item D at cost 1660, your closing inventory will be overvalued because item D is obsolete, और obsolete item की जो है वो NRV जीरो होती है, तो उसमें हम NRV को सिलेक्ट करते हैं जीरो, और वैल्यू मतलब ऑब्वियसली द वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंट्री विल बी जीरो, राइट। सो इफ एनबीवी और एनआरवी में क्या फर्क है? एन क्या, एनबीवी और नेट एनआर। वैल्यू डिप्रिसिएशन के चैप्टर में से, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। वो एनबीवी और ये एन, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ये। इसका मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब ये इन्वेंट्री बेचेंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। और नेट बुक वैल्यू नेट का बुक सिर्फ वैल्यू, डिप्रिसिएशन निकालना होता है, हाँ, ये मतलब होता है। डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो एसेट की वैल्यू रिमेनिंग है, दैट इज नेट बुक वैल्यू। अच्छा ठीक है, तो ठीक वो है, वो ये नहीं होती कि इतने पे बिक जाएगा? नहीं, नेट बुक अच्छा। वैल्यू आपका एस्टिमेट है कि आपको क्या लगता है कि कितने का बिकेगा, लेकिन अच्छा मार्केट वैल्यू कैन बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव एस्टिमेटेड। सही है। सही है, अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे, if Rani included the cost of item D in closing inventory, her assets closing inventory will be overstated, therefore her profits will be overstated. Also in the statement of financial position, her assets will be overstated. As obsolete inventory is valued at zero. Yes, as the NRV for obsolete inventory is zero. ठीक है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर वो इंक्लूड कर देगी तो उससे एसेट्स और प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। सही है, एडवाइज रानी whether or not she should stop purchasing item D to avoid any obsolete inventory in the future. Justify your answer by providing advantages and disadvantages. So if item D is not in demand and she stops purchasing it, it is a good thing because obviously item D, if item D gets obsolete, what's the point? इन्वेंट्री की कॉस्ट पड़ रही होगी उसको जब वो रख रही होगी। Yes, obsolete inventory leads to a loss. और उसके पास इन्वेंट्री की जगह कम हो जाएगी इसकी वजह से। Also increases storage cost. तो अगर आप item D नहीं खरीदेंगे
and decreases also storage capacity. decreases storage cost. Agar if you stop purchasing item D, your storage cost will decrease. Thank you, Mohammed. If item D is not purchased. ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे ना, मतलब स्टोरेज कॉस्ट एक एक्सपेंस है। अगर वेयरहाउस की स्टोरेज जो है वो आपको कॉस्ट नहीं पर मतलब कॉस्ट ज्यादा लग रही है आइटम डी को स्टॉक करने के लिए, और आइटम डी ऑब्सलीट भी हो रही है तो एक तरह का डबल लॉस है ना ये। अच्छा, नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस? आइटम डी कैन बी, इफ आइटम डी इज इन डिमांड, हाउ विल यू मीट द कंज्यूमर डिमांड इफ यू आर नॉट परचेजिंग आइटम डी? सही है। So एकदम से डिमांड आ सकती है। एकदम से अगर डिमांड आ जाए आइटम डी की और वो हमने खरीदी भी हो, तो वील नॉट बी एबल टू सप्लाई आइटम डी एंड विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ मेक अ दैट प्रॉफिट एंड विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ऑल्सो आइटम डी के बारे में ये है कि चार प्रोडक्ट्स होना इज अ बेटर थिंग एज कम्पेयर टू 3 प्रोडक्ट्स होना, बिकॉज इफ यू हैव 4 प्रोडक्ट्स, greater variety diversifies your risk. So if for example you are making a loss on one, you will make a profit on others. So then Rani would be too dependent on item A and B and C for profit. So if she stops purchasing item D, the risks will now be diversified in only 3 items. बिजनेस का साइज भी अफेक्ट हो सकता है कि बिजनेस कम प्रोडक्ट्स बनाता है। हाँ, बिजनेस का साइज भी कह सकते हैं, लेकिन वैरायटी भी तो कम हो जाएगी ना। कस्टमर्स के लिए वैरायटी कम हो जाएगी। कस्टमर्स के लिए वैरायटी कम हो जाएगी, तो आप लोग क्या एडवाइस देंगे? कि वो ऐसा ना करे, हाँ, वो ऐसा ना करें, या वो आइटम डी ले लेकिन कम क्वांटिटी में ले बेशक। हाँ, ये भी कह सकते हैं, या फिर ना खरीदे, नो प्रॉब्लम। हम्म मिस कल की क्लास भी 5 से 6 कर सकते हैं? कल कल तो मैं सोची हूँ थोड़ी और लेट लूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं लेट कल, क्योंकि क्योंकि कल मेरी 4 से 5 वो स्कूल वाली है अकाउंट्स की। अच्छा, पता नहीं 4 से 5 है या 5। लेट मी थिंक। आप लोग कैन यू गाइस टेक इट लेटर, क्योंकि मैं एक इकॉन की क्लास रखूंगी कल, और एक मैं ना वो रखूंगी, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की एक रखूंगी इंशाल्लाह। बट लेट अगर रखते हैं 7 to 8 एंड 8 to 9, या फिर 6 to 7 एंड 7 to ऐसे 8। परसों बिजनेस का वो भी है एग्जाम, हाँ, P1। फ्राइडे बिजनेस सुबह में। तो आप लोग नहीं लेंगे अकाउंटिंग की क्लास कल? वैसे बच्चों, हम ये खत्म क्यों नहीं कर लेते ये टॉपिक अभी? अभी आप लोग बैठ सकते हैं थोड़ी देर, 15 मिनट और। 1 मिनट मैं देखता हूँ। देखते हो? अच्छा, देखोगे अभी तो। Alan's inventory consisted of the following: 100 large t-shirts, 20 small t-shirts. Cost of large t-shirts is 5. Cost selling price of large t-shirts is 7. तो हम 5 को सिलेक्ट करेंगे। स्मॉल टी-शर्ट्स की कॉस्ट 5 है और सेलिंग प्राइस 3 है, तो फिर हम क्या किसको सिलेक्ट करेंगे? 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो 500 इसका आंसर आएगा, और 60 20 into 3 is 60, 100 into 5 is 500. So your answer will be 560. Wayne deals in 2 products P and Q. प्रोडक्ट P की कॉस्ट 2000 है, NRV 1500 है, तो 1500 चूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट P। Q के लिए कॉस्ट चूज करेंगे, तो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी? 1500 plus 3500, which will be 5000. How should inventory be valued? Lower of cost or net realizable value? J intends to continue for trading for many years.
इन्होंने for the following information is he provided the following information about his assets. Cash at bank, trade receivables, inventory, historical cost 6,000 inventory की और market value 10,000 है. कौन सी select करेंगे हम? 6,000. सही है, तो 1,000 plus 4,000 plus 6,000. नॉन करंट एसेट्स भी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे 52,000. तो क्या आंसर आएगा इसका? $63. यस, सही है. ये समझ आया आप लोगों को? अगर इन्वेंट्री में मार्केट वैल्यू कम होती तो आप लोग मार्केट वैल्यू सिलेक्ट करते, क्योंकि कॉस्ट कम है इसलिए हमने कॉस्ट सिलेक्ट किया. ठीक है. अच्छा, आगे कह रहे हैं ऑन 30th September 2012 a business had an inventory of goods for resale which had a cost of 23,000. This included goods costing 1,000 which were damaged. ठीक है. And could only be sold for 700 after paying repacking cost of 50. तो इसका मतलब एनआरवी कितनी हुई, कोई बता सकता है? डैमेज्ड इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज बेटा 1,000, बट एनआरवी तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से नहीं निकलती है ना. एनआरवी के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस रीपैकिंग कॉस्ट है इधर. सही है. तो ये 700 माइनस 50. रीपैकिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट. ठीक है. सो 650 विल बी योर वैल्यू. सही है. तो इसका मतलब 23,000 में से आप 1,000 को माइनस करेंगे पहले और फिर इसमें 650 ऐड करेंगे, क्योंकि जो 1,000 वाली इन्वेंट्री थी आपको उसको 1,000 पे वैल्यू नहीं करनी थी, आपको उसको 650 पे वैल्यू करनी थी. ठीक है. तो आपका आंसर आएगा 22. अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन होती है जितने का आपने खरीदा था. सही सही. हिस्टोरिकल इटसेल्फ मींस के पास्ट में जब हमने खरीदा तो हमने कितने का खरीदा. सही. अच्छा, परचेज प्राइस बेसिकली यहाँ पे 23,000 माइनस 1,000 प्लस 650 विल गिव यू 22,650. सी. हाँ, ये आंसर है सी. गुड. अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. धवल सेल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप ए एंड टाइप बी. He provided the following information at 31st December 2006. Type A 94, 20 cost, 18 is NRV. तो ये ले लेंगे NRV. 38 का टाइप बी के गुड्स 38 के कॉस्ट 15 है और NRV 19 है, तो कॉस्ट ले लेंगे. आगे कह रहे हैं द कॉस्ट प्राइस per unit of type A does not include carriage inwards of $1 per unit. इसका मतलब कॉस्ट एक्चुअली $21 थी. It will cost 0.5 per unit to bring type A goods into saleable condition. तो इसका मतलब NRV जो है ये सेलिंग कॉस्ट हो गई ना इसकी, तो 18 माइनस 0.5 हो गई NRV, which is 17.5. 17.5 को सिलेक्ट करेंगे हम. 12 units of type B were damaged and would only be sold for $10 per unit. तो इसका मतलब 26 यूनिट्स को आप $19 पे वैल्यू करेंगे, सॉरी $15 पे वैल्यू करेंगे, एंड 10 यूनिट्स को आप $10 पे वैल्यू करेंगे. सही है. तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 94 मल्टीप्लाइड बाय, ये टाइप ए के लिए 94 मल्टीप्लाइड बाय 17.5. टाइप बी में टू टाइप्स हैं. एक होगी 26 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. नहीं मिस, ये तो बोल रहे हैं ना कि 12 यूनिट्स वर डैमेज्ड. Oh, sorry, 12 multiplied by 26, 38 minus 12 is 26. And this is 12, right? So you'll write here 12. 12 multiplied by 10. Thank you, Mohammed. ये 120 हो जाएगा. और 26 multiplied by 15 कितना होगा? 390 हो जाएगा ये. And 17 multiplied by 9
94, 17.5 multiplied by 1994, 1645. 2155. 21, अच्छा नहीं, 2155. Prepare a statement to show the value of closing inventory. This is the statement. ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा लाइंस वगैरह बना के बनाएंगे तो वो स्टेटमेंट ही लगेगी. टोटल क्लोजिंग इन्वेंटरी की ये वैल्यू. सही है, समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, वाह, नाइस. मार्था वाला सवाल में DZ22 410 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. NRV ये है. NRV को सिलेक्ट करेंगे. 290 वाले यूनिट्स में कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे और 300 वाले में कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे. अरे यार, मैंने एक चीज मिस कर दी, सॉरी. द कैरेज इनवर्ट्स फॉर LS15 इज 17 हो जाएगा ना. $2. We'll still take 17, and for DZ22 we'll take 18, and for SH49 we'll take 25. और वो तो बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं ना. 410 multiplied by 18, 290 multiplied by 17, and 300 multiplied by 25. ये भी सिमिलर सवाल है वैसे. जो भी डैमेज्ड और अनसेलेबल होता है ना, उसकी NRV 0 होती है. सही है, ये कर लेते हैं ये वाला सवाल. At the end of the financial year, a trader discovered that he had undervalued closing inventory. Closing inventory undervaluation means profit understate हो जाएगा, right? तो इसका profit understate हो जाएगा. Closing inventory has a direct relationship with profit for the year. Gross profit for the year ended 30th June 2007 overstated होगा या understated होगा? जो 30th जून 2006 पे क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी ना. और अगर हमारी इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है तो इस साल का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो होगा वो ओवरस्टेट हो जाएगा. करंट एसेट्स ऑन 30th जून 2007 नो इफेक्ट, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री डज नॉट कम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री गोज टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सही है, ये वाली चीज समझ आई आप लोगों को? ये सवाल कर लेते हैं. Joel's inventory on 31st December 2019 was valued at 4,800. It was discovered that goods cost 100 had not been included. Goods cost 170 had been included at a net realizable value of 210. इसका मतलब हमारा ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर 100 को तो आपको इंक्लूड करना चाहिए, और जो ये कॉस्ट 170 के कॉस्ट वाले हैं उसको 210 की जगह आपको 170 पे इंक्लूड करना चाहिए. सही, तो इसका मतलब हमें करना पड़ेगा -210 प्लस 170. तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 4900 -210 प्लस 170. ये होनी चाहिए एक्चुअली. What was the effect of the incorrect inventory valuation on Joel's financial statements at 31st December 2019? Profit for the year, because closing inventory is understated, ये value ली थी हमने. It's understated by 60, right? So profit for the year is also understated by 60. एक ही option ये दिखा रहा है वैसे. Profit for the year is understated by 60. Inventory is understated by 60 and equity is understated by 60, because profit अगर understated होगा तो equity at end will also be understated. ठीक है, और ये 31st दिसंबर की है तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी. सही है, ये समझ आया आप लोगों को? मैं अभी वॉक पर जाने वाली हूँ.
अच्छा ये चीज जो है, ये साहिरा वाला सवाल है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ऊपर करते हैं। एक रानी वाला किया है और एक दूसरा वाला किया है ना। अच्छा ये देख लें आप लोग, ये एंडिंग के हैं ये। अच्छा लास्ट वाला ये करा लेते हैं, 16. After preparation of the income statement for the year ended 31st January 2019, Shen discovered that the inventory at 31st January 2019 had been overstated. ठीक है, closing inventory. So that means current assets is overstated. Gross profit for the year ended 31st January 2019 क्या होगा? ओवरस्टेटेड होगी। Overstated होगा, very good. Capital at 31st January 2019? Overstated. Very good. ऊपर हमने टेबल में ये किया था. Cost of sales for the year ending 31st January 2019, 2020, 31st January 2020, Understated. overstated. क्योंकि इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। जब इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड थी, तो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड होगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होती है, इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री विल ओवरस्टेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आखिरी वाला भी ओवरस्टेट ही कर दे। नहीं, ओवरस्टेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st January 2020 विल बी अंडरस्टेटेड। यू नो व्हाई? बिकॉज ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवरस्टेटेड होती है तो प्रॉफिट अंडरस्टेटेड होता है। मैंने रिलेशनशिप आप लोगों को क्या बताया था? ओपनिंग इन्वेंट्री हैज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। सही है? मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लेकिन अंडरस्टेट हुई। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ठीक है। सही है? अच्छा अब हम क्लास एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। मिस आज अकाउंट है, पूछें। सॉरी, आज इकोनॉमिक्स की क्लास है। आज इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने प्लान नहीं की थी, लेकिन रख सकते हैं अगर रखनी हो तो, लेकिन लेट रखें, 8 to 9 टाइप। हाँ आज वैसे ही हम लोग 2 पेपर्स देकर आए, तो थके हुए हैं, तो आज फिर से नहीं ली जाएगी। नहीं रखते हैं, वेंसडे वैसे मैं नहीं रखती ठीक हूँ है, क्लास। ठीक है। ठीक है कल, लेकिन कल तो नहीं रख सकूंगी ना फिर मैं बिजनेस का, क्योंकि एग्जाम है परसों। हम लोग का तो नहीं है, लेकिन फिर सब ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा आपका तो बिजनेस का पेपर है ना ऐसा? नहीं, परस मिस हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ओ बिजनेस नहीं है? अच्छा कौन सा सब्जेक्ट है? एंटरप्राइज? नहीं, मिस हमें ऑफर ही नहीं हुआ था बिजनेस, तो फिर हमने कंप्यूटर ले लिया था। ओ नाइस कूल। सही है। ओके नो प्रॉब्लम। Inshallah, we'll see. If others are not willing to take a class, then we'll do what we did in the last class. या फिर उसकी रिकॉर्डिंग वॉच करके आप लोग कुछ और, आपके साथ कुछ और कर लेंगे। ठीक है? ठीक है मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।